हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहां पर हम लोग 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग खत्म ही कर देंगे, पूरा चैप्टर आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां पर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और प्रेशर के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहां पर क्या बात हो रही है, इंट्रो के साथ इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। क्या बात की जा रही है कि भाई क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कैसे करते हैं, मोशन कैसे करते हैं, ये चीज पढ़ लिया था। वहां पर हमने स्पीड की बात की थी। हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन कर सकता है। और वहां पर हमने स्पीड को, मोशन को अच्छी तरीके से समझ लिया था। लेकिन वहां पर जो ये चीजें आपने पढ़ी, क्या आपने कभी यह सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन कैसे होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट क्यों हो जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकता है? यह चीज यहां पर हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बात किस चीज की करेंगे? इस चैप्टर में बात हम लोग फोर्स की करेंगे। और फोर्स ही वो कॉज है, वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या तो फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखो, कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जांपल की बात हो रही है। जैसे कहता है क्या, व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? कोई फुटबॉल है भाई, स्टेशनरी है, उसको मूव कराने के लिए आप क्या करते हो? आप उसको हिट करोगे। इसी प्रकार से कहता है, व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? कोई बॉल मूव कर रहा है, उसको और फास्ट मूव कराने के लिए क्या करते हो? उसको या तो पुश करोगे या फिर किक करोगे। ठीक है। इसी प्रकार से कोई गोलकीपर है, वो किसी फुटबॉल को, बॉल को रोकता कैसे है? तो वो उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, एक प्रकार का पुश अप्लाई करता है। समझ गए बात को? तो बात यहां पर यह है कि हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसको चेंज करने के लिए कुछ पुश या पुल करते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग पुश या फिर पुल करते हैं। और इसी से हमारा फोर्स जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को? तो यहां पर यही चीज कहता है कि जो सभी ये एग्जाम्पल से हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, यहां पर या तो बॉल को हम लोग फास्ट मूव करा रहे हैं, या फिर स्लो कर रहे हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, यानी जो ये पुश किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और उसकी वजह से जो हमको रिजल्ट के रूप में डायरेक्शन में चेंज या फिर स्पीड में चेंज दिख रहा है, वो फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो यही चीज कहता है कि वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश, थ्रोन और फ्लिक्ड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे बॉल का एग्जांपल ले रहा है, बॉल के ऊपर जब हम लोग पुश करते हैं उसको, या फिर किक करते हैं, या फिर उसको हम पुल करेंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा भाई? हम कहेंगे कि उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है। और जो फोर्स होता है वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? इसी पुश के साथ, पुल के साथ, थ्रो या फिर फ्लिक या फिर किक के साथ जुड़ा हुआ होता है। समझ गए? आओ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब फोर्स को ही पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर है 8.1, फोर्स अ पुश और अ पुल। कहता है एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। अब भाई देखो, सभी जो भी ये या हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं, जितने सारे एक्शन लिखे हुए सभी में हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन फोर्स जो अप्लाई किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए उनको हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे किक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? पैर से जोर से हिट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर हिट कर रहे हैं तो हिट में हो सकता है कि किसी बैट से हम लोग हिट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हिटिंग लिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे धक्का देंगे तो उसके लिए पुशिंग वर्ड यूज करेंगे। तो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन सभी में क्या हो रहा है? या तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हुए फोर्स अप्लाई करेंगे। समझ गए बात को? कहता है ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये सारे एक्शंस हैं, इन एक्शन की वजह से क्या होगा? जनरली हमको यह देखने को मिलता है कि
जो ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। और यहां पर कहता है कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स। जो ये इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, इन सभी नामों के जगह पर एक या दो नाम हम लोग यूज कर सकते हैं, एक या दो वर्ड यूज कर सकते हैं। इसको आओ यहां पर समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है भाई? अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है। वहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक बुक है जो कि टेबल पर प्लेस्ड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग एक प्रकार से पुश करते हैं, लिफ्ट पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ये सब कर सकते हैं। जी हां, कर सकते हैं। तो यहां पर इसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? पुश में रखा जा सकता है, पुल में रखा जा सकता है? तो हां भाई, रखा जा सकता है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को हम लोग अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब सिंपली बात क्या है कि भाई देखो, इतने सारे नाम हैं हमारे पास। पुशिंग है, पुलिंग है, पिकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, लोअरिंग है, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग, ये सब हैं। इन सब के जगह पर हमको क्या करना है, इन दोनों में से एक नाम को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग लिख रहे हैं, ये इनमें हम या तो ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। जैसे हम लोग पुशिंग में क्या कर रहे हैं भाई, पुश कर रहे हैं। पुलिंग में क्या कर रहे हैं, पुल हो रहा है। पिकिंग कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे पिक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं, एक प्रकार का पुलिंग हो रहा है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को जब हिट किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। लिफ्टिंग में भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से पुल किया जा रहा है। लोअरिंग में हम ऑब्जेक्ट नीचे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को एक प्रकार से पुश कर रहे हैं। तो यही चीज बात हो रही है कि जो ये सारे एक्शंस हैं, इनके जगह पर हम दो नामों में से एक नाम यूज कर सकते हैं। इन सबको एक ग्रुप में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। यह बात आप समझ गए। इसी प्रकार से बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिनमें इनमें से कोई ना कोई एक एक्टिविटी होती है जो कि या तो पुश होगा या फिर हमारा पुल होगा, ठीक है। आगे यहां पर क्या बोलता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और अ पुश और अ बोथ। क्या बोलता है कि जो ये एक्शंस हैं, इनको या तो हम लोग पुश में डाल सकते हैं या तो पुल में डाल सकते हैं या फिर दोनों कैटेगरीज में डाल सकते हैं। कहता है कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो भाई इससे हमको क्या समझ में आया कि हमने अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का मोशन कराया, मूवमेंट कराया। जैसे कि हम लोग बकेट, वाटर फिल्ड बकेट को वेल से निकाल रख कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, पुल कर रहे हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को, वो बाल्टी को हम लोग मूव कराने के लिए क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इसी प्रकार से फुटबॉल प्लेयर है, वो पेनाल्टी किक ले रहा है तो क्या करेगा, फुटबॉल को किक करेगा। तो यानी कि फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा, यानी कि पुश करना पड़ेगा। तो बात क्या है, बात यहां पर यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हमको किसी भी प्रकार का मूवमेंट लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको या तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम साइंस में पुश या फिर पुल को ही हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोलते हैं। कि भाई जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो पुशिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बात, ठीक है। आगे कहता है कि दस वी कैन से दैट मोशन इंपार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन में चेंज आया वो क्यों आया, फोर्स के एक्शन की वजह से उस पर फोर्स अप्लाई किया गया। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके मोशन में कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। यह बात यहां से आप समझ गए बात को। अब यहां पर कहता है व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स कब अप्लाई होता है, कब वो लागू होता है, इस चीज को हमें समझना है। इसके लिए आगे क्या देखेंगे, हम लोग यहां पर फोर्स लागू कैसे होता है यह समझेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात है जो पहेली की बात है, जरा सा देख लेते हैं पहेली क्या कहना चाहती है। कह रही आई लर्न इन क्लास 6 दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट, इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? यस, attraction, magnetic attraction is also a pull. What about repulsion between similar poles to magnet? ये भी एक प्रकार का क्या है, पुश है। उनके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। आगे यहां पर देखें तो हमारे सामने टॉपिक आ जाता है 8.2। क्या बोल रहा है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स अप्लाई होने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे।
ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि सोचो, एक अकेला ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन है यहां पर पड़ा हुआ है, अब ये पेन फोर्स कैसे लगाएगा? या तो ये किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा या कोई दूसरा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये पेन अकेले बैठा हुआ है, तो क्या यहां पर कोई फोर्स काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए, जैसे मेरा हाथ आया, इस हाथ ने इस पेन को पुश किया तो भाई पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया। इसी प्रकार से इस पेन को पुल किया तो पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया। लेकिन यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से मेरा हाथ है, यह पेन आता है और इस प्रकार से पुश करता है तो भाई यहां पर फोर्स अप्लाई हो गया। यहां पर ऐसे करके पुल करता है तो फोर्स अप्लाई हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी उनके इंटरेक्शन होने पर ही फोर्स अप्लाई होगा। अकेले अकेले कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। यही बात यहां पर हमको समझनी है। आओ यहां पर देखते हैं। कहता है सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? भाई सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है। एक कार है जो कि स्टेशनरी है, खड़ी कार है। जैसे यहां देखो, इस कार के बगल में यह आदमी जाकर के खड़ा हो गया, तो सिर्फ इसके खड़े होने से क्या यह कार मूव करने लगेगा? क्या नहीं करने लगेगा। लेकिन अगर यहां पर क्या हो, यहां पर अगर यह व्यक्ति क्या करता है, इस कार के ऊपर धक्का देने लगता है, एक प्रकार का पुश अप्लाई करता है, तो यह कार मूव करना शुरू करेगा। जी हां, बिल्कुल करेगा। जैसे ही यह हाथ लगा करके पुश करना शुरू करेगा, वैसे ही यह कार आगे की ओर मूव करने लगेगा। समझ गए? यही बात है यहां पर कि भाई दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे तभी यहां पर उनके इंटरेक्शन के दौरान क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने लगेगा, वो अप्लाई होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद यहां पर बोलता है क्या, यही चीज बोलता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में यहां पर मोशन होगा। अब यहां पर आगे कहता है नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। आदमी जब तक पुश करेगा तब तक कार वो मूव करेगा, पुश नहीं करेगा तो कार को मूव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर आगे यहां पर 8.3 इमेज है, उसमें तीन इमेजेस आपको दिख रहे हैं। पहला इमेज यहां पर ये देख लो, दूसरा इमेज यहां पर ये देख लो और तीसरा इमेज यहां पर ये देख लो। तीनों इमेज की हम बात कर लेते हैं। कहता है कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस? इन केसेस में कौन पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है? यहां पर दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। तो दोनों यहां पर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। यहां पर देखो ये दो लड़कियां हैं, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुल कर रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें आगे तो यहां पर यह व्यक्ति जो है इस बैल को अपनी ओर खींच रहा है और यह बैल इस व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पुलिंग का इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर सभी ये तीनों एग्जाम्पल में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहता है कि इन सभी एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि हमको एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तभी फोर्स अप्लाई होगा। यहां पर देखो दो लड़कियां हैं तभी एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ये लड़की नहीं हो तो क्या ये लड़की अकेले अकेले किसको पुश करेगी, किस चीज को पुश करेगी? जैसे मैं जाकर के अगर एक दीवार को भी पुश करता हूं तो भाई वो दीवार एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, दो ऑब्जेक्ट हुए ना जो कि आपस में इंटरैक्ट करेंगे। यही बात यहां पर आपको सीधी सीधी बात समझाई जा रही है। समझ गए? यही चीज बोलता है दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब इसके बाद यहां पर आगे क्या बात हो रहा है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। टॉपिक है 8.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, वो उनके बीच में इंटरेक्शन से फोर्स लगेगा, लेकिन दो से ज्यादा यहां पर ऑब्जेक्ट भी तो इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो भाई वहां पर क्या कंडीशन होगा ये जरा सा समझते हैं। जैसे यहां पर आपको सिंपली ये समझना है कि भाई फोर्सेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो फोर्स लगे, तीन फोर्स लगे, चार अलग अलग फोर्स लगे तो वो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा ये समझना है। अब यहां पर सिंपल सा एग्जांपल सोचो कि भाई एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को आप जाते हो और धकेलने की कोशिश करने लगते हो, लेकिन वो हिलता भी नहीं है। लेकिन आप अपने दोस्त को बुलाते हो और बोलते कि यार थोड़ा सा ना इसको जरा सा धक्का देना। आप दोनों मिलकर के जब धक्का देते हो तो ये बॉक्स जो है आगे की ओर मोशन करने लगता है। ठीक बात है। लेकिन इसी प्रकार से
आपका दोस्त बोलता है कि नहीं भाई मैं इधर से धक्का देता हूं, तू सामने से जाके धक्का दे, आप दोनों सामने से जाकर के धक्का देने लगते हो, तो क्या यह बॉक्स इधर मूव करेगा या इधर करेगा? भाई दोनों कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसका रिजल्ट इस वजह से क्या होगा हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। यह भारी बॉक्स है, इसको दोनों मिलकर के धक्का दे देंगे तो मूव करने लगेगा, लेकिन यह अगर हल्का बॉक्स भी होगा ना तो दोनों अगर सामने से धक्का देंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, आओ जरा सा समझते हैं। यहां पर सिंपली आपको यह समझाया जा रहा है कि देखो, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिनके इंटरेक्शन से क्या होगा, फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो ये पेन है, इसको इधर से ये हाथ खींच रहा है, इधर से ये हाथ खींच रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं, ये किधर मूव करेगा, किधर मोशन करेगा। तो भाई ये चीज समझना है। सिंपली बात यहां पर समझा दूं, फिर हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि भाई यहां पर हमारे दो लोग हैं जो कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन फोर्स का सेम है। एक लड़का 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर दोनों का फोर्स हम लोग ऐड कर देंगे, बोल देंगे टोटल फोर्स कितना, टोटल फोर्स 22 न्यूटन लग रहा है दोनों लड़कों के द्वारा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो यहां पर जो हमारा नेट फोर्स होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यह किधर मोशन करेगा, तो जिधर भी ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में यह ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। जैसे यह लड़का लगाता है 10 न्यूटन का फोर्स और यह लगाता है 12 न्यूटन का फोर्स, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई, 12 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। तो आंसर कितना हुआ, 2 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये बॉक्स किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ गए बात को? तो यही बात बोला जा रहा है कि अलग अगर यहां पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो नेट फोर्स काम करता है, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भाई दो फोर्सेस के बीच में यहां पर जो डिफरेंस है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने टग वार खेला होगा, रस्सी खींची इस प्रकार से खेला होगा। इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी रस्सी है, उसको भाई दो ग्रुप्स आपस में मिलकर के एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। यह ग्रुप मिलकर के क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में खींचना चाहता है, यह ग्रुप मिलकर के इस डायरेक्शन में खींचना चाहता है। इस गेम में क्या होता है, जिस ग्रुप ने ज्यादा फोर्स लगा करके पुल किया उस ग्रुप की ओर ये रस्सी जो है मूव कर जाएगी और ये ग्रुप जीत जाएगा। अगर ज्यादा फोर्स इस ग्रुप ने लगाया तो ये रस्सी इधर मूव करेगी, अगर ज्यादा फोर्स इस ग्रुप ने लगाया तो रस्सी इधर मूव करेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर टग ऑफ वॉर होता है। इसमें यही चीज हुआ, ये सब लोग मिल करके फोर्स लगा रहे हैं तो इनका फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये तीनों लोग मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, इनका फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। पूरा ग्रुप का नेट फोर्स क्या हो गया भाई, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स उस डायरेक्शन में मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स उस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो यही चीज कहता है कि रिकॉल दैट इन टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। जब देखो टग ऑफ वॉर में दो ग्रुप्स एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, रस्सी खींच रहे होते हैं और वो सब सेम फोर्स लगाते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है तो रस्सी मूव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है। यानी नेट फोर्स जीरो है मतलब मोशन किधर भी नहीं होगा, जिधर ज्यादा मोशन होता है उधर मूवमेंट होता है। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर और इक्वल टू ईच अदर। मतलब क्या है,
हमको क्या समझ में आया कि फोर्स ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यह चीज यहां पर हम लोग समझ गए। तो फोर्स कम ज्यादा कितना है यह कैसे मेजर करेंगे? तो हम लोग यहां पर फोर्स के स्ट्रेंथ को उसके मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बता दूं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स की जो मेजर करते हैं हम लोग न्यूटन में करते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो 20 है ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और न्यूटन हमारा क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया। जैसे यहां पर हम लोग स्पीड मेजर करते हैं तो स्पीड का क्या होता है यूनिट? हम लोग क्या लिखते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 क्या है? स्पीड का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? यूनिट है। इसी प्रकार से फोर्स में 20 हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन हमारा यूनिट हो गया। समझ गए बात को? तो यहां पर मैग्नीट्यूड हमें बता देता है कि फोर्स जो है वो कम है, ज्यादा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। और साथ ही साथ एक और चीज फोर्स के बारे में कि फोर्स बताते समय हमको यह भी स्पेसिफाई करना होता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे, किधर लग रहा है, यह हमको बताना होता है। अब यहां पर एक चीज बता दूं जो कि आपके लिए नहीं है, ऊपर क्लासेस में आपको पढ़ना होगा कि जो एसआई यूनिट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग स्पीड लिखते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या लिखते हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। हम थोड़ी ना लिखते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ नहीं लिखते हैं। तो यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बताते समय हमको क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वैसे क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी बताना हो उनको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत ना हो उनको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन जान लोगे तो ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कहता है ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। कि भाई जो फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसका अगर फोर्स या तो कम ज्यादा कर देंगे या फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जल्दी मूव करेगा, लेकिन इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इधर मूव करता है, डायरेक्शन इधर कर दिया तो ये पेन इधर मूव करने लगा। वही बात यहां पर हो रही है। ठीक है, कहता है आगे क्या? डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? यस, जी हां। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या बोलता है? इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हो सकता है कि एक से ज्यादा 2 3 4 फोर्स काम कर रहे हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो नेट फोर्स से तय होगा कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मूव करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमारे सामने क्या है? टॉपिक है 8 पॉइंट फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। इसके लिए यहां पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक रबर बॉल लीजिए, उसको लेवल सरफेस पर रख दीजिए, टेबल टॉप पर या फिर कंक्रीट फ्लोर पर रख दीजिए, उसको हल्का सा पुश कीजिए। तो क्या होगा भाई? पुश करते ही जो बॉल है वो मूव करने लगेगा, वो एक प्रकार से मोशन में आ जाएगा। और उसके बाद जब वो मूव कर रहा था उस दौरान ही उसको फिर से पुश कीजिए, तो फिर से पुश कीजिएगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहां पर हम आगे देखें तो आगे क्या करते हैं? जो बॉल है उसके सामने जाकर के हाथ रख देंगे, ऐसे सामने रख देंगे तो क्या होगा? बॉल आकर के टकराएगा और यहां पर हमने एक प्रकार से पुश किया बॉल को तो क्या होगा? वो रुक जाएगा। ठीक है, यह चीज हमको देखने को मिलेगी। यानी सिंपली बात समझाई किया जा रही है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो स्पीड है वो हमें चेंज होते हुए दिखता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ें और कुछ हम दूसरे एक्सपेरिमेंट भी देखें तो वहां पर हमें यह पता चलेगा कि स्पीड चेंज होने के साथ साथ फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। क्या बोलता है? यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल व्हाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट, द बॉल वाज एट रेस्ट
सो इज इट्स स्पीड वाज जीरो, द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड द गोल। वही बात है कि एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, पेनाल्टी किक चल रही है, फुटबॉलर आया, उसने एक जोर से किक मारा, तो जो बॉल स्टेशनरी था, जीरो की वेलोसिटी पर था, वो क्या हो गया भाई, वो एक प्रकार से काफी हाई स्पीड में, हाई वेलोसिटी में मूव करने लगा। कहता है इसके बाद क्या हुआ, मान लो कि जो गोलकीपर है वो जंप करता है, और जंप करके क्या करेगा, गोल को सेव कर लेगा। उसने क्या किया, एक हाई स्पीड में आ रही बॉल को ऐसे पकड़ लिया, रोक दिया। तो यहां पर क्या हुआ, उसने भी एक प्रकार से फोर्स अप्लाई किया, गोलकीपर ने भी फोर्स अप्लाई किया, और जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर दिया, उसको वेलोसिटी 10 20 30 कुछ भी था, उसको फिर से जीरो पर ला दिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज देखने को मिलता है। क्रिकेट चल रही है, बॉलर बॉल डालता है, बैट्समैन बैट से हिट करेगा, क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन इस तरफ था, हिट करते ही उल्टा डायरेक्शन में चला जाएगा। यह चीज भी हमें देखने को मिलती है कि भाई यहां पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉल डिफ्लेक्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड जीरो भी हो सकता है, स्पीड चेंज भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड चेंज होगा, लेकिन साथ साथ यहां पर मोशन का डायरेक्शन भी यहां पर चेंज हो जाता है। लेफ्ट जा रहा है, हिट करने के बाद राइट आ जाएगा, या फिर अप डाउन किधर भी जा सकता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। सिंपल सी बात क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, पहला चीज हम लोग उसके स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दोनों चीजें चेंज कर सकते हैं हम लोग फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर सवाल पहेली का है। पहेली क्या बोल रही है, पहेली बोल रही है कि टू वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ, नहीं, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता है। यह तो हमने शॉर्ट में यहां पर पढ़ ही लिया, शॉर्ट में यहां पर लिखा हुआ था, यहां देखो शॉर्ट में लिखा हुआ था, उसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहां पर समझाया है कि आप एक बॉल लो, उसको सरफेस पर रखो, और उसके बाद उसके रास्ते में एक इस प्रकार से स्केल रोक दो, तो क्या होगा भाई, बॉल ऐसे जाएगा, टकराएगा, और उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में वो जाने लगेगा। यहां पर सिंपली आपको समझाया जा रहा है कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज होते हुए हमें दिखता है। यहां पर क्रिकेट का एग्जांपल है, मैंने आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझा दिया। यहां पर यही चीज कहता है कि अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। भाई स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, या फिर दोनों चेंज हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गया है। ठीक है, कहता है यहां पर इसी का रिजल्ट क्या हुआ, अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से। ठीक है, अब यहां पर स्टेट ऑफ मोशन समझाया गया है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट के स्पीड और उसके डायरेक्शन से यहां पर स्टेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ जीरो हम उसको बोल देंगे, और मोशन में है तो भाई मोशन में बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई हमेशा, क्या हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है? नहीं भाई, हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे कंडीशन है जहां पर चेंज नहीं होगा। अगर फोर्स इफेक्टिव नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर बगल में दीवार है, दीवार पर खड़े होकर के कितना भी धक्का दे दूं, कितना भी फोर्स अप्लाई कर दूं, क्या इस दीवार को मैं रेस्ट से मोशन में ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं। अगर एक ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन को जाकर के मैं धक्का देने लगूं, तो क्या मैं वहां पर उस ट्रेन को मोशन में ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं। ट्रेन 100 की रफ्तार से चल रही है और मैं जाकर के सामने खड़ा होकर के धक्का देने लगूं, तो क्या वो ट्रेन रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से स्टेट ऑफ मोशन यहां पर चेंज हो जाए, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। यहां पर यही चीज आपको एग्जांपल में समझाया गया है कि भाई यहां पर कई बार होगा ऐसा कंडीशन भी कि फोर्स अप्लाई करने पर भी आपका यहां पर चेंज स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। इसके बाद अगली बात क्या है कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो
ऑब्जेक्ट है उसके शेप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज होता है तो भाई, तो यहां देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पर आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने में हम लोग क्या करते हैं, हाथों से प्रेस करते हैं बहुत तरीके से, और आटा का शेप हम लोग इस प्रकार से दबा करके चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्प्रिंग सीटों में होता है, यहां पर गाड़ियों में भी जो स्प्रिंग होता है, जब उस पर लोड पड़ता है तो क्या होता है, स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाता है। इसके बाद यहां पर रबर बैंड को देखो, रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो वहां पर क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर तुम किसी स्केल को रखते हो दो सपोर्ट की मदद से और उसके ऊपर कुछ वेट रखोगे तो क्या होगा, वहां पर वो थोड़ा सा बेंड होगा, मतलब क्या, शेप वहां पर चेंज हो गया। मतलब बात क्या है भाई, हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का यहां पर जो हमारा शेप है, शेप भी चेंज होता है। यह बात हो गई। इसके बाद आगे क्या बोलता है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन 8.2। 8.2 ऑब्जर्व जो एक्टिविटी है उसमें आपने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या लिया भाई, वही बात है कि आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो। अब यहां पर यही बातें लिखी गई है कि भाई किस प्रकार से हम लोग एक बॉल ऑफ डो से उसको चपाती बना देते हैं रोल करके, इसी प्रकार से जो रबर बॉल है उसको प्रेस करके हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं, बलून को प्रेस करेंगे तो बलून का शेप चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, रिजल्ट यहां पर यह हुआ कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है अपना शेप चेंज कर देता है। इससे हमको क्या समझ में आया कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा भाई, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट से मूव करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहां पर। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इनमें से कई सारी चीजें एक साथ कर दें, ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर दें, डायरेक्शन भी चेंज कर दें, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर दें, कुछ भी हम लोग यहां पर एक साथ कर सकते हैं। समझ गए बात को। आगे कहता है कि while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force। इनमें से कोई भी चीज बिना फोर्स अप्लाई किए नहीं हो सकती है। ठीक है, कहता है कि दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकता, खुद से अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, वहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तभी इसी प्रकार का चेंज यहां पर हो सकता है। डायरेक्शन खुद से भी यहां पर चेंज नहीं हो सकता, वहां पर फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। इसके बाद यहां पर हम लोग अब क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। इनको भी मैं शॉर्ट में ही समझा दूंगा, ज्यादा कुछ तामझाम इसमें है नहीं। यहां पर सबसे पहला टाइप ऑफ फोर्स आ गया, वो है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे फोर्सेस जहां पर दो ऑब्जेक्ट आपस में जब टच करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, तभी यह फोर्स लगेगा, तो ऐसे फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ फोर्स क्या है भाई, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो हम लोग अपने मसल से लगाते हैं। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को उठाने के लिए जो मैंने फोर्स लगाया वो मेरे मसल द्वारा लगाया गया। हम लोग जो रनिंग करते हैं, जो हमारे बॉडी का मोशन होता है, जो साइकिल चलाने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो सारे फोर्स क्या है भाई, हमारे मसल द्वारा लगाए जा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से जो हमारे द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके मसल के द्वारा, वो हमारा मस्कुलर फोर्स हो गया। ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तभी वो फोर्स अप्लाई होता है, इसको टच करके ही हम लोग उठा सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके जादू करके हम लोग यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को। इसलिए मस्कुलर फोर्स क्या है भाई, एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स, हमारे मसल के एक्शन द्वारा होता है। एनिमल्स द्वारा भी यह फोर्स लगाया जाता है, जैसे ये बैल यहां पर गाड़ी खींच रहा है तो यह भी एक प्रकार से मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। तो मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि यहां पर जब कांटेक्ट होगा तभी यह फोर्स लगाया जा सकता है। दूसरा हमारे सामने फोर्स आ चुका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी क्या है, एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है, यानी यहां पर यह जो फ्रिक्शन है यह भी एक प्रकार का ऐसा फोर्स है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तभी यह फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि यहां पर यह कॉपी है, मेरे
इस हाथ पर पड़ा हुआ है, ये कॉपी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो यहां पर इस कॉपी के सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगेगा, जो कि मोशन अगर मैं इधर पुश कर रहा हूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यह फ्रिक्शन भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होता है, जो कि दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यह भी क्या हो गया भाई, कांटेक्ट फोर्स। वैसे फ्रिक्शन के बारे में बता दूं, अगला चैप्टर ही है फ्रिक्शन, जिसमें तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां पर शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में जान लो, तो अगला चैप्टर तुम्हारा आसान रहेगा। क्या बोल रहा है, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, कुछ एग्जांपल तुम अपने लाइफ में देख लो। जैसे तुम यहां पर, जो मैं यहां खड़ा भी हूं, ये खड़ा किस लिए हूं, क्योंकि मेरे पैर के सरफेस और जो यहां पर ग्राउंड है उसके सरफेस के बीच में एक प्रकार का फ्रिक्शन काम कर रहा है। जो हम गाड़ियों में घूमते हैं और गाड़ियां में जब ब्रेक काम करती हैं, वो क्यों पॉसिबल हो पाता है, फ्रिक्शन की वजह से। इसी प्रकार से जो गाड़ियां चल पा रही हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं हम कर लेते हैं, क्यों पॉसिबल है, फ्रिक्शन की वजह से। हमारे आसपास जो फ्रिक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। जो भी एक्टिविटी हम लोग कर पा रहे हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे यहां पर जो ब्रेक मारने पर रुक जाता है, हमने किसी फुटबॉल को किक मारा और फुटबॉल कुछ दूर के बाद रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है, जब टच हो रहे हैं वो, तो एक प्रकार के फ्रिक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, इसी के बाद आगे देखो तो यहां पर आपको इसी चीज को समझाया गया है कि इन ऑल दिस एग्जांपल सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी एग्जांपल को देख, जैसे फुटबॉल को किक मारा, कुछ दूर बाद जाकर के रुक गया, तो ऐसा लगेगा कि भाई यहां तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, वहां पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में जब वो टच कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। इसी प्रकार से आप साइकिल पैडल कर रहे हो और उसको जब छोड़ देते हो, उसमें पैडल नहीं मारते, ब्रेक नहीं मारते, तो कुछ दूर बाद रुक जाता है। क्यों, क्योंकि चक्के और सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन हमेशा काम करते रहता है। समझ गए बात को। इसके बाद यहां पर और भी एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं हमारे लाइफ में, हमारे आसपास। आगे क्या बोलता है, बोलता है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जांपल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है यह चीज मैंने आपको समझा दिया है शुरुआत में ही। फ्रिक्शन हमारा बॉल और ग्राउंड के बीच में काम करेगा, वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। आगे कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही बात मैंने आपको बोला था कि सभी मूविंग ऑब्जेक्ट पर यह लगता है और यहां पर यह हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भाई फ्रिक्शन है तो है, वो नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसको मूव कराने के लिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स तुरंत लगने लगेगा, काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन भी क्या है भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स का हमारा एग्जाम्पल है। अगले चैप्टर में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। इसके बाद यहां पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी बहुत आसान है, समझ गए होंगे कि भाई यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच हुए बिना ही अगर कोई फोर्स काम करे, फोर्स लगे, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। यहां पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई, मैग्नेटिक फोर्सेज। जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच में भी तो भाई देखते हो फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगेगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वहां पर मैग्नेट्स को टच होना जरूरी नहीं है, लेकिन फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। समझ गए बात को, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए। तो ये मैग्नेट द्वारा पहला हो गया मैग्नेटिक फोर्सेस। यहां पर आप जो है मैग्नेट से किसी मेटल पीस को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, और दो मैग्नेट्स के बीच में भी हमारा फोर्स यहां पर काम करता है। यहां पर एक बात जान लो कि अगर यहां पर आपको पता होगा कि जो मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर यहां पर सेम पोल्स एक दूसरे के पास आ गए, जैसे यहां पर देख लो सेम पोल्स आ गए एक दूसरे के सामने, तो क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से ये मैग्नेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं।
समझ गए? या फिर इन मेटल्स मैग्नेट्स को यूज करके हम लोग मेटल्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रकार से ये मैग्नेट जो है काम करते हैं। यहां पर आगे देखो तो क्या बोल रहा है, यहां पर एक्टिविटी है, सिंपली बात करें तो एक्टिविटी क्या है भाई, यहां पर जैसे यहां पर पेन पर हमने रख दिया है मैग्नेट को और यहां पर सेम हमने पोल लाया, सॉरी अपोजिट पोल लाया, तो ये क्या होगा, ये पेन के साथ आगे की ओर रोलर आगे मूव करने लगेगा। लेकिन यहां पर सेम हमने पोल लाया, यानी यहां देखो नीला वाला है, यानी साउथ पोल है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, गाड़ी जैसा बना करके आगे की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो यही बातें समझाई जा रही है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर सेम पोल है, रिपल्सन करेगा, अपोजिट पोल है, ट्रैक्शन करेगा, एक तरफ मूव करने लगेंगे। ये सारी बातें यहां पर आपको बताई जा रही हैं, जो कि आप यहां पर मैंने बताया वही चीज कि भाई लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, यही मेन पॉइंट है, ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एंड अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ये भी एक प्रकार से पुश और पुल जैसा ही फोर्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि इनको आपस में टच करना जरूरी नहीं है, बिना टच किए भी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहां पर ये भी क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। जब ये आयरन के ऊपर, आयरन को भी ये अट्रैक्ट करते हैं तो वो भी बिना टच किए करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इसके बाद यहां पर है हमारे सामने अगला टाइप ऑफ फोर्स, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या बात हो रही है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, आपने कई बार यह देखा होगा कि आप पेपर के पीसेज रखो, छोटे छोटे पेपर के पीसेज रखो, फाड़ करके बहुत छोटे छोटे बना करके, और आप कॉम्ब लेकर के ऐसे रब करो और वहां पर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे भाई, क्योंकि यहां पर चार्जेस जमा हो जाते हैं, पेपर के ऊपर चार्जेस और कॉम्ब के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपोजिट चार्जेस। जैसे मैग्नेट में तुमको पता है कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो चार्जेस आते हैं वो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी वही बात है, अपोजिट चार्ज होंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अब यह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में। ठीक है, अब यहां पर इसका एग्जांपल एक एक्टिविटी के जरिए बताने की कोशिश की गई। यहां पर देखो, स्ट्रॉ लिया गया, इसके ऊपर चार्ज लाया गया, तो क्या होगा, या तो ये रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बोल रहा है, अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ शीट ऑफ पेपर। यहां पर क्या बोल रहा है, वो जो स्ट्रॉ टंगा हुआ था उसको हमने शीट ऑफ पेपर से रब किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, और यहां पर उसको हम लोग चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया। और उसके बाद यहां पर दूसरा एक पीस ऑफ पेपर लाएंगे रब किया हुआ, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से रिपेल करेगा। और यहां पर इन दोनों चार्ज्ड बॉडी के बीच में, यानी कि यहां पर देखो, ये जो हमने पीस लिया है पेपर का और ये पीस लिया है, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि इनको आपस में टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग इनके बारे में फिर से अच्छी तरीके से चैप्टर 12 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है भाई, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने देखा है कि आप पृथ्वी से चिपके हुए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हो वो नीचे की ओर मोशन कर जाता है, तो भाई कोई फोर्स लग रहा है तभी तो यहां पर हमारे अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी लगाई जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहां पर हमें टच करने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए बात को? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि अर्थ की ओर काम करता है, अर्थ की ओर लगता है, यानी कि डाउनवर्ड्स ये लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर यही चीज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। ये जो फोर्स है इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर हम लोग ग्रेविटी सिंपली बोलते हैं। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में लगता है, और सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सब अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर यह हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक प्रकार का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है,
अब यहां पर देखो आगे, यहां पर थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में बताया जा रहा है कि देखो ग्रेविटी के बारे में यह जान लो कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ हमारे अर्थ का फीचर नहीं है। हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आप ग्रेविटी के बारे में अच्छी तरीके से क्लास 9th में पढ़ोगे, पूरी तरीके से पढ़ोगे। यहां पर आपको डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, समझ गए बात को, इसलिए बस इतना ही जान लो। इसके बाद हम लोग चैप्टर के अगले हिस्से में पहुंचते हैं, और अगला हिस्सा है हमारा टॉपिक नंबर 8.8, और यह है प्रेशर। अब यहां पर हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर एक सवाल पूछ रहा है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। भाई प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। अब कैसे होता है ये जरा सा समझ लेते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल लो कि आप क्या कर रहे हो, एक नेल को हिट कर रहे हो, मतलब एक नेल को किसी वुडन पीस में आप हथौड़ी से मार करके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर उल्टा करके, जैसे नेल क्या होता है भाई, ऐसा शेप होता है, ऐसा शेप होगा, ऊपर ऐसा हेड होगा, ठीक है। आप क्या करो, इस नेल को उल्टा करके इधर से हैमर से हिट करो, और आप इसको क्या करो, अंदर डालने की, मतलब किसी वुडन पीस में लगाने की कोशिश करो। क्या ये होगा, अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो ये टिप है ये काफी चौड़ा है। लेकिन आप जब इधर से हिट करते हो, इस डायरेक्शन से हिट करते हो, तो ये नेल सीधे अंदर चला जाता है, या तो वॉल के अंदर चला जाए, वुडन पीस के अंदर चला जाए, किसी चीज के अंदर चला जाए, चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हमारा प्रेशर और फोर्स दोनों चीजों में थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से। कैसे भाई, इसको जरा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। इसी प्रकार से आप क्या करो, आप कोई नाइफ लो जिसका जो एज है वो ब्लंट है, मतलब उसकी धार अच्छी नहीं है। उससे आप जब यहां पर वेजिटेबल्स को कट करने की कोशिश करोगे तो क्या कट होगा? जी हां, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर काम करता है, और प्रेशर जो है वो फोर्स से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है भाई? सिंपल सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या हुआ? प्रेशर मतलब क्या? एक यूनिट एरिया में कितना हमारा फोर्स काम कर रहा है। समझ गए बात को? भाई ठीक है, अब जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो हथौड़ी लेकर के हम लोग ऐसे हिट कर रहे हैं। अब हथौड़े से हिट कर रहे हैं तो हथौड़ा का जो ये मुंह है ये चौड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, कैसा वेट भी कैसा हो सकता है। इसको हम धीरे से हिट कर सकते हैं, जोर से हिट कर सकते हैं। तो नेल हमारा अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं वो पर यूनिट एरिया कितना काम कर रहा है। समझ गए बात को? अब जैसे एग्जांपल के लिए, सेम हथौड़े से अगर हम एक कांटी को हिट करते हैं, सेम हथौड़े से हिट करते हैं, और उसी हथौड़े से दूसरे कांटी को हिट करते हैं, तो एक कांटी हमारा, अगर इसका एज काफी पतला है, पॉइंटेड एज है, तो ये अंदर चला जाएगा। लेकिन इसका ये एज अगर ब्लंट है तो ये अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम फोर्स अगर लगेगा तो ये छोटे से एरिया पर लगेगा, और वही फोर्स यहां पर ज्यादा एरिया पर लग रहा है। इसलिए इस कांटी में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, इस कांटी में हमारा क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। इसलिए ये कांटी, ये नेल क्या होगा, अंदर चला जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या? टोटल फोर्स को लो और उसको जो भी जिस एरिया पर वो काम कर रहा है उस एरिया से डिवाइड कर दो, हमको पर यूनिट एरिया कितना फोर्स काम कर रहा है ये पता चल जाएगा। समझ गए बात को? तो यानी यहां पर आप समझ गए फोर्स और प्रेशर जो है वो कैसे रिलेटेड होता है। तो इसी चीज को यहां पर आप देखते हो कि जब हम लोग यहां पर शार्प नाइफ लेते हैं तो उसका भाई एज क्या है, पतला सा है, एरिया कम है, फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, इसलिए वो क्या करता है, सब्जी को आसानी से काट लेता है। लेकिन जब ब्लंट नाइफ लेते हैं तो वो जो एरिया है, जिस एरिया पर वो फोर्स लग रहा है, वो ज्यादा होने के कारण जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए यहां पर हमको सब्जी नहीं कटती है। समझ गए बात को? इसीलिए कटाई जहां पर करनी होती है वहां पर शार्पनेस हम रखते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने स्कूल का बैग देखते हैं तो स्कूल के बैग में जो ये पट्टी होती है कंधे पर, वो चौड़ी चौड़ी होती है ताकि यहां पर प्रेशर कम लगे। यानी एरिया को हमने क्या किया, ज्यादा कर दिया, और जो किताब का वेट है उसके बराबर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ज्यादा एरिया पर लगेगा तो
प्रेशर कम लगेगा। लेकिन एक पतले से धागे से अगर हम लोग अपने स्कूल के बैग को टांग लें तो वो धागा हमको दर्द देगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए स्कूल के बैग की जो पट्टियां होती हैं वो क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं, क्योंकि वहां पर हमें प्रेशर कम करना होता है। तो समझ गया कि प्रेशर और जो फोर्स है वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल देख लो कि यहां पर जो हमारे कूली वगैरह होते हैं, पोर्टर होते हैं, वो अपने कंधे पर क्या करते हैं? एक कपड़े को लपेट करके रखते हैं ताकि जो वो वेट ले रहे हैं वो किसी एक पॉइंट पर ना हो बल्कि पूरे सर पर लगे, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा। यह भी एक कारण है इनके सर पर यहां पर पट्टी लेने का। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए। कहता है क्या? नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। एरिया को हमने क्या किया है? डिनोमिनेटर में रखा है, यानी कि हमने क्या किया है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसका यहां पर मतलब यह हुआ कि एरिया कम अगर होगा तो भाई प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, सेम फोर्स होने पर। समझ गए? यही चीज कहता है कि सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ अ सेम फोर्स। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। इसीलिए आप देखते हो जो कील होता है, जो कांटी होती है, उसका जो एज होता है वो पॉइंटेड होता है ताकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो, वो अंदर की ओर आसानी से चला जाए। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो और भी जगहों पर हम लोग प्रेशर को कम या ज्यादा करने के लिए जैसी हमारी जरूरत हो, चीजों के शेप को हम वैसा रखते हैं ताकि हम लोग एरिया को कम ज्यादा करके जो फोर्स है उसके इफेक्ट को हम लोग कम ज्यादा कर सके। समझ गए बात को? अब यहां पर आगे आपके सामने टॉपिक है, सवाल पूछ रहा है, डू लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? यस, लिक्विड और गैसेस भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं, जिसको टॉपिक हम लोग 8.9 में पढ़ेंगे। इसको भी मैं सीधा सीधा पढ़ा देता हूं, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको एक सेटअप तैयार करना है। आपको इस प्रकार से यहां पर पाइप लेना है। पाइप में आप क्या करोगे? यहां पर आधे साइज तक आप क्या करोगे? पानी भर दोगे। पानी भरने से पहले क्या करोगे? एक बलून को लेकर के एक एंड पर इस प्रकार से अटैच कर दोगे, रबड़ बैंड वगैरह से फिक्स कर दोगे। आप जब आधा पानी भरोगे तो बलून थोड़ा सा फूलेगा, लेकिन जब आप इसको पूरा भर दोगे तो बलून ज्यादा फूलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर वाटर का क्वांटिटी कम होने के कारण उसका वेट कम है, जिसके कारण वो कम फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन यहां पर वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण यहां पर वेट ज्यादा है, जिसके कारण वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब जिस प्रकार से सॉलिड फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे यहां पर लिक्विड भी है, वो क्या कर रहे हैं? ये भी हमारा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर दूसरा एग्जांपल है, आपको एक और चीज लिक्विड के बारे में समझाने के लिए। आपको यहां पर क्या करना है? एक बोतल लेना है। बोतल में आप क्या करोगे? एक एंड में यहां पर छेद करके थोड़ा सा पाइप नुमा यहां पर बना लोगे, बलून को लगा दोगे। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो? यहां पर जब आप इस बोतल में पानी भरोगे तो यह बलून फूल जाएगा। अब यह देखो कि इस बलून को हमने नीचे नहीं लगाया है बल्कि साइड में लगाया है, और साइड में लगाने पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? कि यह बलून फूल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड होते हैं वो नीचे तो फोर्स लगाते ही हैं, नीचे अपने वेट के बराबर फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो अपने साइड के वाल पर भी फोर्स लगाते हैं, यानी एक प्रकार से प्रेशर भी अप्लाई करते हैं साइड में भी। इसी चीज को यहां पर देखो, हमने क्या किया? बलून में 4 छेद कर दिए, सभी तरफ से यहां पर क्या होगा? हमारा पानी गिरेगा। अब इसमें एक और एक्टिविटी हो सकती है कि यहां पर इस बोतल में हम क्या करते हैं? 4 हाइट पर हम लोग क्या करेंगे? होल्स करेंगे। तो यहां पर ज्यादा दूर तक पानी गिरेगा, यहां थोड़ा सा ऐसे गिरेगा, यहां थोड़ा सा बिल्कुल गिरेगा, और यहां धीरे धीरे गिरेगा, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जिस लेवल पर हम लोग यहां पर होल कर रहे हैं उसके ऊपर जितना पानी है उसके वेट के बराबर फोर्स लगेगा। यहां पर हमारा प्रेशर ज्यादा होगा पानी का, यहां पर उससे कम, यहां पर उससे कम, यहां सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने हाइट के बराबर पानी का प्रेशर लगेगा, यहां इतने हाइट का, यहां पर इतने हाइट का, और यहां पर इतने हाइट का। यह थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन जान लो कि भाई जितना हाइट पर है उससे ऊपर जितना पानी है उसके वेट के बराबर यहां पर फोर्स लगता है। ठीक है,
अब यहां पर आगे समझ गए, आगे मेन बात आपको क्या समझ में आया कि जो लिक्विड होते हैं वो नीचे के साथ साथ साइड वाल के अपने कंटेनर के वाल पर भी प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। समझ गए बात को? यहां पर लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वाल्स ऑफ द कंटेनर। यहां पर समझ गए। गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या करते हैं भाई? गैसेस भी अपने कंटेनर के वाल पर प्रेशर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो भाई जैसे किसी बलून को हमने लिया, बलून इस प्रकार से हमने फुला दिया है। अब इस बलून में हमने क्या किया भाई? गैस भर दिया है, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। ये गैस पार्टिकल क्या करेंगे? सभी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे? अपने वाल पर, जो बलून का वाल है इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। गैसेस सभी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सभी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं। भाई प्रेशर और फोर्स समझ गए कैसे रिलेटेड है? तो उसके लिए आपको डाउट नहीं रखना है कि मैं बार बार फोर्स बोल दे रहा हूं। फोर्स और प्रेशर आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि जब आप बलून को इन्फ्लेट करते हो, आप क्या करते हो? आप उसके माउथ को क्लोज कर देते हो, तो क्या हो जाता है भाई? वो एक प्रकार से जो एयर है उसके अंदर, वो बलून के वाल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है? और अगर कोई होल हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में होल हो जाए, तो वहां से गैसेस बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? यही बोल रहा है, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वाल्स ऑफ देयर कंटेनर। सिंपल सी बात यही है, यही आपको ध्यान रखना है एक चीज। ठीक है? इसके बाद यहां पर आगे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो हमारे आसपास अर्थ के चारों ओर एयर का एक आपको कवर है भाई, जिसको एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं। उसके डिफरेंट लेयर्स भी होते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर के, इस एयर के द्वारा हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझ गए बात को? हम यही चीज बोल रहा है, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो भाई प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? तो भाई जितना एटमॉस्फेयर का वेट होगा उतना ही फोर्स अप्लाई किया जाएगा भाई। सिंपल सा बात है। अब हमारे बॉडी के ऊपर कितना वेट है एटमॉस्फेयर का? तो इसको निकालने का तरीका है कि भाई पर यूनिट, हम जैसे यहां पर खड़े हैं, हमारे सर के ऊपर जो एयर है उसका जो वेट है वही हमारे ऊपर फोर्स लगेगा। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देखें तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? एक यूनिट एरिया लिया। एक यूनिट एरिया मतलब जैसे मान लो हम लोग 1 मीटर बाई 1 मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के एरिया को ले सकते हैं। इतने बड़े एरिया पर इस पर कितना फोर्स लग रहा है? ये एक हमारा एक स्क्वायर जैसा ही, ये तो ऐसे हमारा रेक्टेंगल है लेकिन मान लेते हैं स्क्वायर है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो भाई इस यूनिट एरिया के ऊपर जो एयर है, इस एरिया के बिल्कुल ऊपर जो एयर है, उसका जो हम फोर्स होगा, उस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको यहां पर मिल जाएगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। समझ गए बात को? अब यहां पर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कम ज्यादा होता है। कैसे होता है भाई? हाइट के डिपेंडिंग। हम जब पहाड़ों पर चले जाते हैं तो पहाड़ों पर जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जमीन से ऊपर चले गए। तो भाई हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके ऊपर जो एयर होगा वही हम पर प्रेशर डालेगा। हमारे हाइट से नीचे वाले जगह पर जो एयर होगा वो हम पर प्रेशर नहीं डालेगा। समझ गए बात को? ये सिंपल बात है, जैसा हमने लिक्विड में देखा था वैसा ही बात यहां पर भी हो रहा है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारे ऊपर जो लगता है ये बहुत ज्यादा होता है। आपको ऐसे फील नहीं होता, लेकिन इसको फील करने का एक एग्जांपल दिया गया है। आप इस प्रकार से एक शक्कर ले सकते हो। ये देखते होगे रबर का खिलौना जैसा होता है जिसको हम दीवारों पर, कोई चिकने सरफेस पर चिपका सकते हैं। आप एक अगर ठीक ठाक साइज का शक्कर लो और उसको चिपका दो, आपको निकालने में बहुत दम लगेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब ये किसी सरफेस पर चिपक जाता है, जैसे यहां पर ये शक्कर इस सरफेस पर चिपक गया, तो इसके बीच में और इस सरफेस के बीच में कोई एयर नहीं है। एयर नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? जो आसपास का एयर है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है? एक प्रकार से प्रेशर डाल रहा है, इसको नीचे दबा करके रखा है। और यहां पर इसके अंदर प्रेशर बहुत कम है, मिनिमल है। इस वजह से हम उसको खींच नहीं पा रहे हैं।
समझ गए बात को? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हमको फील नहीं होता, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे शरीर को उसकी आदत हो चुकी है। यही चीज यहां पर बोल रहा है कि व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस escapes out, the sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. Atmospheric pressure से ज्यादा हम जब फोर्स प्रेशर लगाएंगे तब हम उसको ऊपर की ओर खींचने पाएंगे, नहीं तो ऐसा हम लोग नहीं करने पाएंगे। ठीक है, इससे हमको यह आइडिया लग सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है इसको यहां पर कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है कि एग्जांपल मान लो, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे सर का जो एरिया है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर का एरिया है। हमारे सर के ऊपर कितना भाई फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमारे सर के ऊपर जो एयर है उसका मास कितना है, 225 केजी है, और फोर्स कितना लग रहा है, 2250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब सोचोगे यार इतना वजन क्या मैं तो 20 केजी नहीं उठा पाता हूं, तो फिर इतना वजन अगर मेरे सर के ऊपर सिर्फ एयर का है तो मैं क्रश क्यों नहीं हो जा रहा, मैं जिंदा कैसे हूं, खड़ा कैसे हूं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है इस प्रेशर का उसको आदत हो चुका है, और साथ ही साथ हमारे शरीर का जो इंटरनल पार्ट है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर भी इतना ही प्रेशर, इतना ही फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर लगने वाला प्रेशर और हमारे शरीर के अंदर से शरीर के बाहर लगने वाला प्रेशर बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर हम लोगों को क्रश नहीं होते। जैसे एग्जांपल इसका देखो, अगर तुम पहाड़ों पर जाओ, हाइट पर जाओगे, तो तुम्हारे नाक से ब्लड आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि वहां पर यह होता है कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगने लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगने लगा, लेकिन हमारा शरीर जो है बाहर की ओर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। तो जो कमजोर थोड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो नसें होती हैं नाक में और कुछ इलाके होते हैं, वहां से क्या होगा, वहां से जो हमारे नसें हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, वो ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो एक प्रकार से फट जाते हैं, जिससे कि ब्लड वगैरह आने लगता है। समझ गए? ये चीज यहां पर हो गई। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो यहां पर हमारा एक आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि 17वीं सेंचुरी में इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां पर एक प्रकार से हम हॉलो मेटल लिया गया था, हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर लिए गए थे, उसको आपस में जोड़ करके वहां से एयर निकाल दिया गया था, और बहुत सारे हॉर्सेस लगा करके भी उनको अलग नहीं किया जा सका था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि प्रूफ किया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और इस प्रकार से यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगला वीडियो जाकर के देख लेना। अगला वीडियो हमने जो डाला है वो है फ्रिक्शन का, वो भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे चैनल पर इस वीडियो के आने के तुरंत बाद, तो आप जाकर के उसको भी देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय।